एपिसोड 49 कठिन संघर्ष। पगोड़ा के बाहर सभी की निगाहें पगोड़े के केंद्र में चमक रहे उन विशाल अंकों पर टिक गई। इस समय एक और कर रही रिया को लगभग सभी नजरअंदाज कर रहे थे। यह स्वाभाविक था कि रिया के फर्स्ट हेवन रियलम में प्रवेश करने की तुलना में 18वें स्तर तक पहुंचना कई अधिक चौंकाने वाला था। आसपास मौजूद लगभग हर व्यक्ति पहले ही स्वॉट सर्वेंट पगोड़ा को चुनौती दे चुका था और भली भांति जानते थे कि पगोड़े कितना भयावह था। विशेष रूप से महंत वेदांत, महंत कियान और महंत फेकियो, वे तीनों बहुत अच्छी तरह समझते थे कि 18वें स्तर तक पहुंचना वास्तव में दर्शाता है कि स्वॉट सर्वेंट पगोड़ा का मुख्य उद्देश्य किसी संभावना प्रतिभागियों की जांच करना था। यह संभावना कल्टीवेशन की नहीं बल्कि युद्ध क्षमता की होती है। इस संसार में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है। दक्षिण क्षेत्र में तो ऐसे लोग भी थे जो एक या दो कल्टीवेशन स्तर नीचे होते हुए भी ऊंचे स्तर वाले युद्ध लड़ सकते थे। दूसरे शब्दों में ऊंचे कल्टीवेशन रियलम वाला व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि नीचे रियलम वाले अधिक शक्तिशाली हो। कल्टीवेशन रियलम किसी व्यक्ति की शक्ति को मापने का एकमात्र मापदंड नहीं था। हालांकि उच्च कल्टीवेशन के स्पष्ट लाभ होते हैं, जैसे कि अधिक प्रोफाउंड एनर्जी और कुछ विशेष रियलम पर पहुंचने के बाद उन्हें अद्भुत क्षमताएं मिलती हैं। उदाहरण के लिए फर्स्ट हेवन रियलम मोर्टल रियलम से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि इस रियलम में पहुंचने के बाद व्यक्ति आकाश और पृथ्वी में मौजूद अदृश्य स्पिरिट एनर्जी अपने शरीर में ले सकता है। यह स्पिरिट एनर्जी शरीर में घुलकर उसे सुदृढ़ करती है, फिर पूरे शरीर से प्रोफाउंड एनर्जी निकालकर उसे और अधिक परिष्कृत करती है। इसके बाद प्रोफाउंड एनर्जी शरीर के भीतर प्रवाहित होते हुए स्वयं स्पिरिट एनर्जी कर अपनी शक्ति बढ़ाती है और लगातार शरीर को पुनः ढालती है। जैसा कि पहले बताया गया है, फर्स्ट हेवन रियलम का व्यक्ति अनिवार्य रूप से मॉर्टल रियलम के सभी प्रोफाउंडर्स को पराजित कर देगा। ऐसा नहीं होता। इस संसार में स्वर्ग विरोधी कल्टीवेशन टेक्निक के बाहरी शक्तियों की कोई कमी नहीं है। कई शीर्ष स्तर तकनीकें और बाहरी साधना मॉर्टल रियलम के विशेषज्ञ फर्स्ट हेवन रियलम के बराबर शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे कि वीर के शरीर के भीतर मौजूद छोटा भंवर टीनी वॉर्टेक्स, उससे मौजूद होने वाले स्वर्ण प्रोफाउंड एनर्जी स्वयं में ही स्वर्ग विरोधी वस्तु है। एक अर्थ में जब वह स्वर्ग ऊर्जा उसके शरीर को परिष्कृत कर रही है, तब उसका शरीर पहले से ही फर्स्ट हेवन रियलम के विशेषज्ञ के शरीर के बराबर हो चुका है, बल्कि वो कुछ फर्स्ट हेवन रियलम विशेषज्ञों से भी अधिक शक्तिशाली। तीनों महंत क्यों स्तब्ध थे? कायो और महंत इसलिए स्तब्ध थे क्योंकि यह मान बैठे थे कि सौर्य 18वें स्तर तक पहुंच चुका है। फिर 18वें स्तर पर फर्स्ट हेवन रियलम में प्रवेश कर गया है। इसका अर्थ है कि उसमें न केवल जबरदस्त युद्ध क्षमता है बल्कि असाधारण जन्मजात प्रतिभा भी है। 16वें वर्ष की आयु में मॉर्टल रियलम के 17 स्तर तक पहुंचना और फिर 18वें स्तर पर फर्स्ट हेवन रियलम पार करना, यह सब चौंकाने वाला न होता। रिकॉर्ड टूटने की आहट। जब फेंग ने पगोड़ा के अंकों को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, उस दानवी महिला को सूचना भेजो, कहो उसका रिकॉर्ड टूटने वाला है। क्योंकि यदि कोई मॉर्टल रियलम में 17वें स्तर तक पहुंच सकता है और अब फर्स्ट हेवन रियलम में प्रवेश कर चुका है, तो उसकी युद्ध शक्ति के 20वें स्तर को पार करना कठिन नहीं होना चाहिए कि फेंग के पीछे खड़ा एक युवक तुरंत मुड़ा और बिजली की तरह दूर की ओर बढ़ गया। 18वां स्तर जीवन मरण का संग्राम। 18वें स्तर पर वीर ने लगातार अपनी तलवार घुमा रहा था। उसकी तलवार की अनगिनत परछाइयां बन रही थी। वह हवा चीरती हुई तीखी सीटी की आवाज में निकाल रहा था। दूसरी ओर तलवार सेवक भी पीछे नहीं हट रहा था। उसकी तलवार की गति वीर के बराबर थी। दोनों के बीच लगातार प्रहार और प्रतिघात
हो रहे थे और संघर्ष सैकड़ों वारों तक पहुंच चुका था। 18वें स्तर का तलवार सेवक वीर को चौंका देने वाला था, विशेष रूप से उसकी गति 17वें स्तर की तलवार सेवक से कई गुना अधिक थी। सौभाग्य से वीर ने रिलेटिव स्ट्राइक का प्रयोग नहीं किया, अन्यथा वह उसकी मृत्यु का आमंत्रण कर बैठता, क्योंकि सर्वोत्तम स्थिति में भी वह फर्स्ट स्वॉर्ड सर्वेंट को अपने साथ गिरा पाता। उसकी आक्रामक गति अत्यधिक तेज थी। यदि वीर ने 2 वर्ष तक बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक का कठोर अभ्यास न किया होता, यदि उसने ग्रांड मैरिडन माउंटेन में स्वयं को परिष्कृत न किया होता और यदि उसके पहले स्वॉर्ड सर्वेंट से युद्ध न किया होता, तो वह इस समय निश्चित रूप से पराजित हो चुका होता। बिना तलवार तकनीक का युद्ध दोनों में से किसी भी तलवार तकनीक या स्वॉर्ड क्यूयू का प्रयोग नहीं किया। वे केवल सबसे बुनियादी वार भेदन और अवरोधन का उपयोग कर रहे थे। निकट पर स्वॉर्ड क्यूई का प्रयोग करना असंभव था, क्योंकि स्वॉर्ड क्यूई का समय चाहिए और दोनों के पास समय की सबसे अधिक कमी थी। दोनों स्वॉर्ड क्यूई का प्रयोग करता तो तुरंत हृदय में वार खा लेता। तलवार सेवक की स्थिति बेहद बेहतर थी। उसमें केवल युद्ध प्रवृत्ति थी, ना डर, ना घबराहट, ना कोई भावना। दूसरी ओर वीर के भीतर भावनाएं थीं, हालांकि वह पूर्ण एकाग्र था, फिर भी कुछ नकारात्मक भावनाएं उभर रही थी, जिन्हें वह बलपूर्वक दबा रहा था। लेकिन यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो सबसे पहले टूटने वाला वही होता। मैं इसे जारी नहीं रखने दे सकता, वीर ने मन ही मन सोचा। जुए जैसा निर्णय। उसने अपनी तलवार स्वॉर्ड सर्वेंट की तलवार पर वार किया और प्रतिघात की शक्ति का उपयोग पीछे कूद गया। उसी क्षण तलवार सर्वेंट ने दूरी पाट ली और उसकी तलवार से आकाश ढक गई ने वाली तलवार छवियां निकल पड़ी। वीर का चेहरा शांत था, उसके हाथ में तलवार छूट गई और बिजली की तरह आगे बढ़ी। डिंग! तलवार झटक दी गई, लेकिन उसी पल वीर की मुट्ठियां तलवार सर्वेंट के सामने प्रकट हुई। एक मुक्का उसकी तलवार पर और दूसरा उसके सीधा छाती पर। तलवार सर्वेंट एक ही क्षण में जड़ हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी वीर ने मुक्कों का प्रयोग करेगा। हालांकि उसने तुरंत पलटवार किया। एक ही क्षण में निर्णय हो गया। वीर का मुक्का सीधे तलवार सर्वेंट की छाती पर लगा और तलवार सर्वेंट की तलवार वीर की छाती तक पहुंच गई। तलवार ने उसकी त्वचा को भेदा, लेकिन अगले ही पल वह भीषण शक्ति से उछल कर दूर जा गिरा पड़ा। वीर ने तुरंत उँगलियों को तलवार पर का रूप दिया और हल्का सा वार किया। दोनों तलवार की हुई तलवार सर्वेंट के शरीर से सटते हुए निकल गई। उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। जीत, लेकिन संतोष नहीं। तलवार सेवक के गायब होते ही वीर की छाती से ताजा रक्त एक रेखा की तरह निकली। भले ही यह एक भ्रम था, उस समय उसे मृत्यु की गंध महसूस की। वह जानता था, यदि वह जरा भी धीमा होता तो यहीं नहीं रुक जाता। उसने तलवार उठाई और ध्यान में बैठ गया। यह युद्ध उसे सिखा गया कि उसकी तलवार तकनीक अच्छी है, लेकिन उसमें अभी भी कई कमियां हैं। उसकी गति अपर्याप्त उसने और सबसे बड़ी कमी थी शांत चित्त मन का अभाव। वह जुआ खेल बैठा और वीर को जुआ पसंद नहीं था। आगे का मार्ग, मेरा वास्तविक युद्ध अनुभव अभी भी कम है, उसके मन ही मन सोचा। पगोड़े के निकलने के बाद मुझे ग्रांड मैरियड माउंटेन में जीवन मरण के युद्ध करने होंगे। केवल मुझे वही आरोहण रैंकिंग तक पहुंचा सकता है। इसके बाद उसने 19वें स्तर तक देखा। वह जानता था असली परीक्षण अब शुरू होने वाला है। इस बार वह तुरंत नहीं चढ़ा। वह बैठ गया और स्वर्ण प्रोफाउंड एनर्जी से अपने चोट भरने लगा। वह जानता था अगला युद्ध पूर्ण स्थिति से लड़ा जाना चाहिए। एपिसोड 50, स्वर्गीय क्षेत्र। 7 रिफाइनमेंट पीक। ग्रेविटी कैवर्न। ग्रेविटी कैवर्न
सेवन रिफाइनमेंट पीक पर स्थित एक अपेक्षाकृत असामान्य साधना स्थल था। इस गुफा के भीतर प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर एक अदृश्य शक्ति दबाव डालती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बाहर की दुनिया में एक सांस के समय में तलवार से 10 वार कर सकता है, तो ग्रेविटी कैवर्न में प्रवेश करने पर और वह भी न्यूनतम 2 गुना गुरुत्वाकर्षण के स्तर पर वह अधिक केवल 5 बार ही तलवार चला पाता है। इस समय एक स्त्री जो तंग लाल चमड़े का परिधान पहने हुए थी, ग्रेविटी के भीतर अपने हाथ में तलवार को निरंतर घुमा रही थी। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, यहाँ तक कि उसे मोहक सौंदर्य कहा जा सकता है। हाँ, उसका रूप इतना मनमोहक था कि किसी भी सांसें थम जाएं। उसके नयन लोमड़ी जैसे चंचल और आकर्षक थे। भले ही वह तलवार का अभ्यास कर रही थी, पर भी उसकी आंखें में मानो बसंत की सरिताएं बह रही हो और उसकी हर हरकत में स्वाभाविक आकर्षण झलकता था। संभवतः गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका चेहरा हल्की लालिमा से ढका हुआ था, जिससे वह खिलते हुए आलू बुखारे के फूल जैसी प्रतीत हो रही थी। उसका लाल चमड़े का परिधान अत्यंत खुला हुआ था, जो उसके सुडौल और आकर्षक वक्रों को पूरी तरह उभार रहा था। वह पोशाक इतनी छोटी थी कि बस किसी तरह उसके नितंबों को ढक पा रही थी। वास्तव में वह छोटी थी, बहुत छोटी थी। यदि वह थोड़ा-सा भी ऊपर खींच ले, तो कोई व्यक्ति नीचे बैठकर ऊपर से की ओर देखे तो उसके वस्त्रों के नीचे का दृश्य तुरंत उजागर हो सकता है। इतनी मोहक सुंदरता, उष्ण आकर्षक देह के साथ उसका पूरा अस्तित्व ऐसा आकर्षक और प्रलोभन बिखेर रहा था, जो किसी भी पुरुष को पागल कर सकता था। हालांकि यह सब महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस समय ग्रेविटी कैवर्न का गुरुत्वाकर्षण अपने उच्चतम स्तर पर था, 20 गुना, और इस 20 गुना गुरुत्वाकर्षण के दबाव में उस स्त्री की तलवार तकनीक पर जरा भी प्रभाव नहीं दिख रहा था, मानो गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व ही न हो। वरिष्ठ बहनें मुरोंग फेनलिंग को जब रिपोर्ट करनी है, इसी क्षण गुफा के बाहर एक आवाज गूंजी। यह आवाज सुनते ही उस स्त्री की काली भौहें हल्के से सिकुड़ गई। उसी क्षण भर हिचकिचाया, फिर अपना अभ्यास रोक दिया। वह जानती थी, यदि कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात न होती तो बाहरी प्रांगण के शिष्य उसे परेशान करने का साहस नहीं करते। वह सुरुचिपूर्ण ढंग से बगल में रखे वस्त्रस्त्रैण की ओर बढ़ी। हाथ में एक झटके से उसने एक गहरे लाल रंग का चोगा ओढ़ लिया, जिससे उसके कामुक और मोहक शरीर को ढक लिया। गुफा का द्वार खुला और वह स्त्री द्वार पर प्रकट हुई। यद्यपि वह अत्यंत सुंदर थी, फिर भी फेंगलिंग का शरीर थोड़ा झुका हुआ था और उसकी आंखें जमीन की ओर थी। उसने पूरी ऊपर देखने की साहस नहीं किया। वह स्वाभाविक रूप से उसे देखने की हिम्मत नहीं करता था। वह कुछ समय पहले एक बाहरी शिष्य जिसने अपने असाधारण प्रतिभा का घमंड किया था, उसने इस स्त्री को कामुक दृष्टि से देखा था। परिणामस्वरूप उस शिष्य का छोटा भाई किसी राक्षसी स्त्री द्वारा कुचल दिया गया। इतना ही नहीं, बुजुर्ग ने उसे दंड देने की बजाय सभी बाहरी शिष्यों को चेतावनी दी कि वे इस स्त्री को नाराज न करें। उस दिन के बाद बाहरी प्रांगण रैंकिंग के कुछ शिष्यों को छोड़कर बाकी सभी शिष्य उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। यह सिर झुकाकर ऐसे चलते थे मानो वह अस्तित्व में ही ना हो। स्त्री ने गहरी सांस ली, फिर फेंग की ओर देखा और बोली, बोलो, यदि तुम मुझे रुचिकर नहीं लगी तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। फेंग के माथे पर उस तुरंत ठंडा पसीना आ गया। वह जानता था उसके सामने खड़ी यह स्त्री मजाक नहीं कर रही थी। उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ बहन मुरोंग, इस बार बाहरी प्रांगण परीक्षा में एक प्रतिभाशाली प्रकट हुआ है, एक असाधारण प्रतिभा। उसने नश्वर क्षेत्र की 9वीं रैंक की साधना के साथ तलवार सेवक पगोड़ा के 17वें स्तर पर चढ़ाई की है। इतना ही नहीं, उसने 18वें स्तर पर एक प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र में साधना किया। सबसे महत्वपूर्ण बात वह केवल 16 वर्ष का है।
स्त्री के चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, उसके आसपास की ताज़ी हवा को गहरी सांस से भरा, फिर बोली, नस्वर क्षेत्र की 9वीं रैंक पर रहते हुए 17 स्तर तक पहुंचना, 16 वर्ष की आयु में प्रथम स्वर्ग क्षेत्र प्राप्त करना, यह प्रतिभा बुरी नहीं है। यह कहते हुए उसके होठों के कोनों पर अजीब सी मुस्कान उभरी, लेकिन मेरी दृष्टि में वह सिर्फ 19वां स्तर पार नहीं किया, वह प्रतिभाशाली कहलाने योग्य भी नहीं है। और वैसे भी अब मेरी रुचि केवल राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों में है। भविष्य में ऐसी तुच्छ बातों से मुझे परेशान मत करना, इस बार मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। यह कहकर वह मुड़ी और पुनः गुफा के भीतर चली गई। बंद होते हुए द्वार को देखते हुए फेंग ने कड़वाहट भरी हंसी हंसी, इतनी प्रतिभा भी उसके लिए केवल ठीक ठाक ही है। भले ही यह थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन वह जानता था कि वह स्त्री सत्य कह रही है। उसके शब्दों में यह भी स्पष्ट था कि वह प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेती। 18वें स्तर के आभासी क्षेत्र में यांग वीर ने अपनी आंखें खोली और नीचे सीने की ओर देखा। इस समय उसके सीने की चोट स्वर्णिम रहस्यमय ऊर्जा द्वारा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। जब उसने देखा कि उसकी चोट भर चुकी है, तो वीर ने तुरंत 19वें स्तर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ गया। पहले की तरह 19वें स्तर पर केवल एक ही तलवार सेवक था, लेकिन जैसे ही वीर ने उसे देखा, उसका चेहरा भूतपूर्व रूप से गंभीर हो गया, क्योंकि उस तलवार सेवक से निकलने वाली आभा नश्वर क्षेत्र के 9वीं रैंक की सीमा पार कर चुकी थी। दूसरे शब्दों में, यह तलवार सेवक प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र में था। वास्तव में हमेशा कोई न कोई अधिक शक्तिशाली होता है, वीर ने धीमे स्वर में कहा। उसे बुजुर्ग का हो पहली पहले कही बात याद आई कि पिछली बाहरी प्रांगण परीक्षा में ने 20वां स्तर पार किया, अर्थात उस व्यक्ति ने 20 स्तर के तलवार सेवक को पराजित किया था और 21वें स्तर पर रुका था। 19वें स्तर तक का तलवार सेवक ही एक ऐसा प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र विशेषज्ञ था जिसकी शक्ति बिल्कुल भी बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताई जा सकती, तो 20वें स्तर का विशेषज्ञ कितना भयावह होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह सब नश्वर क्षेत्र में रहते हुए किया था। 19वें स्तर के तलवार सेवक को देखते हुए वीर के मन में पहला 18 स्तर पार करने से उपजा थोड़ा-सा गर्व और आत्म-संतोष पूरी तरह गायब हो गया, लेकिन इससे वह निराश नहीं हुआ, बल्कि उसके भीतर अभूतपूर्व युद्ध इच्छा जाग उठी। यदि दूसरे कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? प्रथम स्वर्ग क्षेत्र देखूं तो कि बिना किसी बढ़ा-चढ़ाव के एक प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ वास्तव में कितना शक्तिशाली है। वीर ने अपनी रहस्यमयी ऊर्जा का संचार किया। उसी क्षण उसके शरीर के भीतर एक ऊर्जा तूफान की तरह उफान मारने लगी और उसके हाथ में मौजूद स्वर्णिम तलवार तुरंत हल्के सुनहरे प्रकाश से चमक उठी। इस बार वीर ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। इस क्षण वह पूरी शक्ति से युद्ध कर रहा था। वह स्वर्णिम तलवार थामे आगे बढ़ा। उसने अभी एक ही कदम रखा था कि ठंडी चमक भरी एक तलवार पहले ही उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वीर उसे स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पाया। वह केवल अपने सहज ज्ञान और खतरे की अनुभूति के सहारे एक ओर झपटा। जैसे ही एक और हटा, तलवार उसकी परछाई की तरह उसके पीछे लग गई। पलक झपकते ही उसने दर्जनों वार कर दिए, हर बार एक वार घातक प्राणघातक था। वीर का भाव तुरंत बदल गया। यह प्रथम स्वर्ग क्षेत्र का तलवार सेवक की कल्पना कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने जरा भी ढील नहीं दी और पीछे हटते ही वारों को रोकता रहा। क्लैंग क्लैंग धातु के टकराने की अनगिनत ध्वनियां गूंज उठी, मानो कोई सुंदर धुन बज रही हो। टकराव की शुरुआत से ही वीर ने पूर्ण रूप से दबाव में था। उसके सामने मौजूद तलवार सेवक की तलवार तकनीक उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। उसमें कोई अतिरिक्त चाल नहीं थी, मानो केवल मूल तलवार तकनीक और साधारण भेदन वार हों। लेकिन यह साधारण वार वीर के सिर की खाल को शून्य कर देने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि वह केवल बचाव और पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। प्रति आक्रमण का तो सवाल ही नहीं उठता। इ इस क्षण वीर पूरी तरह से दबा हुआ था, फिर भी सौभाग्य से उसका मन पूरी तरह शांत था। 18वें स्तर की तरह वह अधीर नहीं हुआ। मन शांत मन में ही
संभव होती है। और वीर ने इस समय गहराई से सोच रहा था कि वह जानता था कि यदि यह यूं ही चलता रहा तो मेरे पास जीत की कोई संभावना नहीं बचेगी। यह सोचते ही उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक आई। उसी समय उसने बचाव रोक दिया, सीधे तलवार सेवक पर वार कर दिया। एक ऐसा आक्रमण जो दोनों को एक साथ मृत्यु की ओर ले जा सकता था। जैसे ही उसने सोचा कि उसी क्षण जब वीर ने यह आत्मघाती आक्रमण किया, उसके सामने तलवार सेवक ने अचानक अपनी तलवार चाल बदल दी। उसने वीर की तलवार को हल्के से रोका बिना गति खोए सीधे वीर के सीने की ओर वार कर दिया। आती हुई तलवार को देखते हुए वीर ने के चेहरे पर क्रूर भाव उभरा। उसने अपना बायां मुट्ठी में बदल दिया, सीधे तलवार पर दे मारी। उसी समय उसकी कलाई घूमी और उसके फिर से तलवार सेवक के सीने की ओर वार किया। कश! तलवार सेवक की तलवार वीर के बाएं हाथ को भेद गई। वीर ने अपने हाथ की परवाह नहीं की, बल्कि उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसकी तलवार सेवक के सीने को भेदने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी क्षण तलवार सेवक के शरीर अचानक पीछे हटा और उसने उसका वार टाल दिया। पीछे हटते ही उसने अपनी तलवार को वीर की ओर घुमाकर हवा को चीरते हुए एक वार किया। एक सफेद रंग की तलवार ऊर्जा बिजली की गति से वीर की सीने के सामने आ पहुंची। इसी घटनाक्रम क्रम प्रकट हुई तलवार ऊर्जा ने वीर का चेहरा फिर एक बार बदल दिया।